हमारी आज की कहानी है चीफ की दावत। ये भीष्म साहनी जी की कहानी है जिसमें पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को स्पष्ट करने के उद्देश्य को लेकर लिखी गई ये कहानी है। तो चलिए सुनते हैं चीफ की दावत। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की भी फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन सी खड़ी हो गई। माँ, माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उसका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपना काम निबट ले माँ। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई तो नींद में खराटे लेने लगेंगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सीधे सोए नहीं, बैठी रहें। और क्या? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने ही यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जाने और वो जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जाके खड़े हो गए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे से मुंह सिर पर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पे आ रहा था, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और आज माँ जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस ही नहीं ली जा सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पे आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते माँ, नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ?
जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो वो पहन लूंगी। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधकुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर जीव का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं हमें लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार कर पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ। सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही तो आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौटा हूँ। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत देते हुए कहने लगे, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठे रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी। अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है, यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े से विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी है वह, जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर को चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए था। साहब तो ड्रिंक के दूसरे ही दौर में चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतनी ही आसानी से बात हो रही थी। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में जा बैठी। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि कोई उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा टिटक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और फिर सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पे से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में से धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान भी तो पास खड़े थे।
माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसती कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के बैठ उठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ से आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ हड़बड़ाई और कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार ठठा उठे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ की ओर टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीत से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल ललचती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिल के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग जो भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देख के खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब सुझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी है घर में। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा के लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है। साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी।
मगर माँ का वाक्य बीच में तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देख के खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया, हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गई। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे गए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों में से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती, पर वह बार बार उमड़ आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिराए होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पे भी छा चुकी थी। केवल रसोई में से प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक उन्हें क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे आज इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से फिर हटाई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा अपने माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहो रहो। मैंने अपना खा पहन लिया है। अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। अब तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए।